नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पर कि कैसे ये सेक्टर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और नियर फ्यूचर में ये पूरा का पूरा सेक्टर ही मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मिनिमम 5 साल का वक्त देने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मल्टीपल न्यूज़ और रिपोर्ट्स को देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए शुरुआत G20 मीटिंग से ही करते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया अपने अपने पावर ग्रिड को इंटरलिंक करने वाले हैं अंडर सी केबल के थ्रू। ये डील इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि G20 मीटिंग खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस डील पर काम होना शुरू हो चुका है। इस डील के अंतर्गत मेनली रिन्यूएबल पावर और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जाएगा। इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिया एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा या फिर इंपोर्ट करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें इंडिया और सऊदी अरेबिया के मैप पर जाना होगा और ये है हमारा प्यारा भारत और इधर है सऊदी अरेबिया। गुजरात से यूनाइटेड अरब तक अंडर सी पाइप्स और वायर बिछाए जाएंगे और इसके बाद यूनाइटेड अरब को सऊदी अरेबिया से कनेक्ट किया जाएगा। जब भारत में रात होगी तब कहीं ना कहीं तो दिन होगी। इसी के अकॉर्डिंग एनर्जी को इंपोर्ट भी करवाया जाएगा और एक्सपोर्ट भी करवाया जाएगा और इसमें मेजर फैक्टर मौसम का भी रहने वाला है क्योंकि ठंडी में कई दिनों तक सूरज दिखाई भी नहीं देती है और जब सूरज नहीं दिखाई देगी तो सोलर प्लेट्स भी काम नहीं करेंगे। तो उस वक्त हमें एनर्जी को इंपोर्ट करवाना होगा और गर्मी में हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये एनर्जी ट्रांसफ़र का सिलसिला इंडिया और सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। जैसा कि मैंने अपने जस्ट पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र इंडिया से सऊदी जाएगी और सऊदी के बाद यूरोप जाएगी और यूरोप के अंदर टोटल 27 देश हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया और सऊदी के बीच का काम 2030 तक ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग चाहो तो इस सेक्टर को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस सेक्टर को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल कहा जाए तो ये सभी हो गई G20 मीटिंग की बातें, लेकिन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में लीडर बनकर उभरना चाहता है। ये सभी डेटा से आप लोग ये पता कर सकते हो इंडिया की एम्बिशन क्या है और इस सेक्टर में कितनी बड़ी ग्रोथ आना अभी बाकी है। इसी ग्रोथ को अचीव करने के लिए गडकरी जी ने मजाक मजाक में कह दिया था डीजल इंजन पर 10% टैक्स और बढ़ा देना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने क्लियर किया था कि 10% टैक्स बढ़ाने का ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है, लेकिन गडकरी जी चाहते हैं कि 10% और टैक्स बढ़ना चाहिए क्योंकि डीजल गाड़ियाँ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा फैलाती है। इस चीज़ से आप लोग समझ सकते हैं कि आज ऐसा डीजल के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन कल पेट्रोल के बारे में भी बोला जाएगा। धीरे धीरे इस सेक्टर को हाइड्रोजन और बैटरी पर शिफ्ट की जा रही है। देन वाइल इंडिया 2040 तक 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन, सोलर, जियोथर्मल एनर्जी, 2G इथेनॉल प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और कार्बन कैप्चर पर इन्वेस्टमेंट होगी। देन फाइनली टाटा पावर 3.125 मेगावाट का सोलर प्लांट महाराष्ट्र में सेटअप करने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो बात गवर्नमेंट लेवल पर हो या फिर कंपनी लेवल पर बहुत जोर शोर से काम चल रही है। बात रही इंडिया से सऊदी और सऊदी से यूरोप एनर्जी भेजने की, तो इतना बड़ा लाइन बिछाने में बहुत बड़ी फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नियर फ्यूचर में इंडिया में बहुत सारे फंडिंग आते हुए भी देखने को मिलेगी, स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इंडिया एशिया के लिए पावर सेक्टर में लीडर बनना चाहता है, तो आने वाले टाइम में इंडिया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को पावर सप्लाई करते हुए देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ ही टाइम पहले से इस बात पर मीटिंग होना शुरू हो चुकी है इंडिया और श्रीलंका की पावर ग्रिड को लिंक कर दिया जाए। तो इस केस में इंडिया सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका को एनर्जी बेचने वाला है। फाइनली वीडियो कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि इस सेक्टर में मैसिव ग्रोथ आएगी और इस सेक्टर का मैक्सिमम स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो को देखें तो इस सेक्टर को लीड कर रहा है टाटा पावर, लेकिन इसके सिवा भी मल्टीपल स्टॉक्स है जिस पर आप लोग स्टडी कर सकते हो, जिसमें एक और बड़ा नाम है रिलायंस इंडस्ट्री का। और कुछ टाइम के लिए अडानी स्टॉक्स को इग्नोर करना ही सही है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में रिलायंस और टाटा पावर ये दोनों काफ़ी सेफ स्टॉक हैं और बाकी सभी थोड़ी रिस्की कैटेगरी में आ जाती है।
इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में बताए गए जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग चाहो तो इस पर स्टडी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।